मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में 1 लाख से ज़्यादा ओला उबर के ड्राइवर हैं। और अगर इससे इतर हम बात कर लें कि जो अन्य तरीके के और ड्राइवर हैं, ट्रकों के ड्राइवर, टेम्पो के ड्राइवर, काली पीली वालों के ड्राइवर, 3 व्हीलर के ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ये सब मिला लें तो कम से कम 5 लाख से ज़्यादा की आबादी बनती है ड्राइवर समाज की इस दिल्ली एनसीआर में। और जिस दिन ये 5 लाख लोग संगठित हो गए, संगठित होने का मतलब उल्टा मत लीजिएगा, संगठित यूँ ही नहीं कहा जाए, संगठित कहने की बात नहीं है। अगर संगठित हो गए, संगठित होने का मतलब कि एक इशारे पे, एक तरीके से एक साथ आके ये लोग कोई काम करने लगे, ये कोई मांग करने लगे, ये कोई बात कहने लगे, ये कोई हड़ताल कर दे, ये कोई चक्का जाम कर दे, ये किसी बात पे अड़ जाए, तो पूरे दिल्ली एनसीआर की जो सरकारें हैं, तरह तरह की सरकारें हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे एमसीडी की हो, चाहे फलाने की, चाहे ठिकाने की, वो सब के सब आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन 5 लाख लोगों को संगठित कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, असल सवाल ये है। और इस पे जब तक चिंतन मनन नहीं होगा, इस पे जब तक बातचीत नहीं होगी, इस पे जब तक कोई शुरुआत नहीं करेगा, तब तक कोई भी हला भला ड्राइवरों का होने वाला नहीं है। मैं एक योजना रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ या मैं जो कह रहा हूँ वही बात सही है, लेकिन सिर्फ शुरुआत करने के लिए, एक बातचीत आरंभ करने के लिए, बाकी तमाम तरीके के विद्वान साथी हमारे साथ हैं, तरह तरह के सोच विचार वाले साथी हैं, तरह तरह के चिंतन मनन करने वाले साथी हमारे साथ हैं। सब लोग अपनी अपनी राय सलाह को इसमें जोड़ेंगे तो हम निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक संतुलित बातचीत पे हम पहुँचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक शुरुआत के लिए, एक प्रस्तावना के लिए, एक बात शुरू करने के लिए मैं ये बात सिर्फ रख रहा हूँ कि हमें जो भी अभी हमारे नेतृत्वकारी साथी हैं, इन सारे नेतृत्वकारी साथियों को अपने अपनी टीम, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग जो बना रखा है इन्होंने, इसको छोड़ देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि यही लोग नेता रहें, नो प्रॉब्लम, ये हम सबसे ज़्यादा अनुभवी लोग हैं। ये सारे लोग मिलके एक संयुक्त मोर्चा बनाएं, जैसे किसानों ने बनाया था, और संयुक्त मोर्चा बना के ये सेंट्रल कमेटी एक बना लें जिसमें ये लोग रहें। इसके अलावा इन लोगों के नेतृत्व में ही एक हर इलाके की एक एक कमेटी बने, जैसे भाई गुड़गांव की एक कमेटी बन जाए, फरीदाबाद की कमेटी बन जाए, गाजियाबाद की कमेटी बन जाए, नोएडा की कमेटी बन जाए, दिल्ली की कमेटी बन जाए। ये 5 कमेटियां अपने अपने इलाकों में काम करती रहें। काम क्या करना है? काम, सबसे पहला काम यह है कि एक संगठित ताकत बनना। कोई भी सेना, कोई भी लड़ाई, कोई भी चीज़ बिना वाजिब संगठन के, एक अनुशासन के, डिसिप्लिन के, बिना सही चेतना के, सही समझदारी के, है ना, सही दुश्मनों को चिन्हित किए बिना नहीं लड़ी जा सकती है। तो हमारी प्राथमिक जो ज़रूरत है, हमारी पहली जो ज़रूरत है, पहली ज़रूरत यह है कि हम सही चेतना से, सही जिम्मेदारी से, सही अनुशासन से, सही समझदारी के साथ संगठित हों। संगठित ऐसा कि भाई हमारे जो अंतर्विरोध है कभी सड़क पे दिखाई ना दें और हमारी एकता सिर्फ सड़क पे दिखाई दे। हमारे जो अंतर्विरोध हैं वो होंगे, निश्चित तौर पे होंगे, सबके दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी राय एक जैसी नहीं हो सकती, सबके चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी बातें एक जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन उनको हमें छुपाना पड़ता है। वो अंतर्विरोध जो हमारे आपस के अंतर्विरोध है वो हम बंद कमरों में उनको सुलझाएं, उन पर बातचीत करें और बाहर सड़कों पे सिर्फ अपनी एकता दिखाएं। अंतर्विरोधों के लिए, झगड़ों के लिए हम बंद कमरों का इस्तेमाल करें और अपनी एकता दिखाने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करें, बाहरी जगहों का इस्तेमाल करें। अपने इस संगठन के काम करने में सिर्फ संगठन चिल्लाने से कोई संगठन नहीं बनेगा। संगठन बनाने के लिए हमको बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ेंगी। लगातार मीटिंगें, हर महीने में, हर हफ्ते में एक मीटिंग का आयोजन होना चाहिए। उस मीटिंग में सिर्फ भाषणबाजी नहीं बल्कि पुरानी लड़ाइयाँ जो देश में और दुनिया में अलग अलग जो लड़ाइयाँ मजदूरों ने, किसानों ने, ड्राइवरों ने, अन्य लोगों ने लड़ी हैं, उनको उन्होंने कैसे लड़ा, उनके सामने जो मुसीबतें आई उनको उन्होंने हल कैसे किया, आपस के अंतर्विरोधों को उन्होंने हल कैसे किया, इन सब को पढ़ें, इन सब पे हम लिखें, इन सब पे हम चिंतन मनन करें, इन सब पे हम सोचें विचारें, इन सब पे हम बहस करें एक दूसरे से, इन सब से हम सीखें। इतिहास से हमको सीखना होता है, तो इतिहास में जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं ऐसी, उनसे हमें सीखना चाहिए, है ना। और हम जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके के हम पार्टियां बना लेते हैं, अलग अलग तरीके से हमारा कोई मोदी भक्त है तो कोई कांग्रेस का भक्त है तो कोई केजरीवाल को सही मानता है। ये जो माने लोग, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अपने घर तक सीमित रखें। जब भी हम ड्राइवर समाज की बात करें, जब भी हम ड्राइवर हितों की बात करें, जब भी हम अपने ड्राइवरों की कार्य परिस्थितियाँ, जीवन परिस्थितियों की बात करें, तो हम ये बात रखें कि भाई हम किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ड्राइवर हितों से लेना देना है और ड्राइवरों के हक के लिए,
ड्राइवरों के फायदे के लिए, ड्राइवरों की कार्य परिस्थितियाँ सुधारने के लिए, ड्राइवरों को जीवन परिस्थितियाँ सुधारने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। उस दौरान हम किसी पार्टी की, किसी नेता की, किसी संगठन की बाहरी हम कोई बातचीत को उस दायरे में नहीं लाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब यही कह रहा हूँ मैं कि चिंतन मनन पठन पाठन, समझना बूझना, समझना समझाना, बातचीत करना, आपस के अंतर विरोधों को दूर करना, इस पे हमारे को पहली ज़रूरी चीज़ मान के इसको करना चाहिए। दूसरी बात है कि दुश्मनों को पहचानना। दुश्मन हमारे कौन है? देखिए, जो लोग सिर्फ ओला और उबेर को अपना दुश्मन समझते हैं वो बहुत छोटी सोच के लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसके बहुत ऊपर हमको जाना होगा, हमें ये पहचानना होगा कि ओला उबर जैसी कंपनियों को हिंदुस्तान में ला कौन रहा है। ऐसी कंपनियां जिसके ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं है, किसी कानून के दायरे में वो नहीं है, ऐसे इस देश में वो काम कैसे कर रहे हैं? सरकारें इनको किसी कानून के दायरे में क्यों नहीं लाती हैं, किसी रूल रेगुलेशन के दायरे में क्यों नहीं लाती हैं, इसको समझना चाहिए। और इसके लिए हमें समझना चाहिए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सरकारें ऐसी कंपनियों को ला रही हैं, सरकारें ऐसी कंपनियों को स्थापित कर रही हैं, सरकारें ऐसी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही हैं, सरकारें ऐसी कंपनियों पर कोई डंडा नहीं दिखा रही हैं। ये ऐसी कंपनियां हो गई हैं जो भरपूर बेइंतहा शोषण किए जा रही हैं ड्राइवर को, और सरकारें कुछ कहने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पे ये सरकारों की गलती है और सरकारों को इस पर सोचना समझना चाहिए। और सरकारों को सोचने समझने के लिए वो स्वतः नहीं सोचेंगे, उनको मजबूर करना पड़ेगा, तब सोचेंगी। इससे भी आगे बढ़ते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई इस तरह के हालात क्यों बने। अगर कोई टेक्नोलॉजी आई इस दुनिया में तो उसका फ़ायदा सिर्फ चंद लोगों तक क्यों पहुंच जा रहा है? ओला उबर के ऐप जो हों वो एक टेक्नोलॉजी है। आज एक सूचना क्रांति का दौर है, संचार क्रांति का दौर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। इसमें कोई ऐप बनाने की क्षमता हासिल कर ले रहा है, कोई बढ़िया सा ऐप बना ले रहा है जिस पे सारी चीज़ों को मेंशन कर दे रहा है वो, और उसके बदले वो किसी आदमी की मेहनत की आधी कमाई को लूट ले जा रहा है। ये तो कोई वाजिब चीज़ नहीं हुई। हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई टेक्नोलॉजी अगर देश में कोई विकसित होती है तो वो किसी एक व्यक्ति की, किसी एक खास उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही और उसकी अपनी कार्यकुशलता नहीं होती है, बल्कि आदि मानव समाज से लेकर आज तक जो भी क लिखने की शुरुआत हुई होगी उसके बाद से जितने भी आविष्कार होते रहे, उसके साथ साथ धीरे धीरे जो मानव सभ्यता ने प्रगति करी, उसके साथ ही इन ऐपों का विकास हुआ। और इन ऐपों का विकास हुआ है तो वो ऐप एक वाली कंपनियां ही उसका सारा फ़ायदा नहीं उठाएंगी, बल्कि हम इस रूप में भी इस बातों को ले सकते हैं कि उन ऐपों का सरकारीकरण किया जाए, उन ऐपों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ओला उबर से छीन लिया जाए वो ऐप उनके, और सरकार उनको संचालित करे नो प्रॉफिट और नो लॉस में, ताकि आम जनता को भी वाजिब सवारी के साधन मिल सकें और ड्राइवरों को भी वाजिब किराया मिल सके।